हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, अब आपको एक बात बता दें कि एक्चुअली में हम आज बात ये करेंगे कि जैसे कई आपके एग्जाम हुए परीक्षा से पूर्व अभ्यास, एक्सीलेंस के, मॉडल के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो उनको सॉल्यूशन में बहुत दिक्कत गई होगी। तो आज हम सभी को लेकर चलते हैं, जो भी अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, जितने भी आपके पेपर हुए हैं, उन सबका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। आप बने रहिए बस। ठीक है, आप देख चुके होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होगा? उसके कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसे दो कोण बताइए, ऐसे दो कोण बताइए जिनमें प्रक्षेप अधिकतम परास, जैसे ये है, यहां से ये, इसे जे क्षैतिज परास यहां से ज्यादा। ऐसे कौन से दो एंगल हैं कि क्षैतिज परास सेम हो दोनों के लिए? ठीक है, तो अब इसको कैसे पता करेंगे? इसे पता करेंगे तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है 40 से 50, 50 से 75, 50 से 60, 40 से 45। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। इनमें से आपको देखना है जिनका योग 90 होता है, 90। देखिए, इनमें से पहले का कितना योग हो रहा है? 90 हो रहा है। ठीक है, 90। तो ये एक आपको पहचान है। ठीक है, ट्रिक है कि जिनमें जिनका योग 90 है उनमें सबसे सही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखें। हाँ, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है? ये क्वेश्चन आपको बताना बहुत सरल है। मेज पर रखी पुस्तक लंबी दूरी तय कर चुकी वर्षा की बूंद, इसके बाद है सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिमान कार, नेक्स्ट है एक समान वृत्ति गति करती गेंद। बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हाँ जी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति से आधारित है। तो क्वेश्चन है कि नीचे प्रदर्शित चित्र में कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को रिप्रेजेंट करता है? मतलब एक ग्राफ कौन सा जो एक विमीय गति को रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली में देखिए कैसे पता करते हैं कि एक विमीय गति को, ये जो ग्राफ बना है एक विमीय गति को व्यक्त करता है, द्विविमीय व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे एक हम ऐसी लाइन खींचे, इस तरीके से दिख रहा है, यहां से इसे हम एक लाइन खींचे, ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है? 2 बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है, इसलिए एक विमीय गति को व्यक्त नहीं करता है। इसी प्रकार ये भी है, ये भी एक विमीय गति को व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट है, अब देखिए तो सबको पता है कि इसकी ये चल रही है ऐसी लाइन, तो एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए ये भी एक विमीय गति को व्यक्त नहीं करता। ये वाला है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये भी जो लास्ट का ऑप्शन है, ये भी आपको एक विमीय गति को व्यक्त नहीं करता है। तो कौन सा करेगा? इनमें ऐसे चारों ऑप्शन ये हैं कि एक विमीय गति को व्यक्त नहीं करते, परंतु इसको सही करने के लिए देखें, यहां से यदि मैं इसको ये ऐसा कर दूं इस तरीके से, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा आपका? एक विमीय गति को व्यक्त करेगा, वन डायमेंशन को व्यक्त करेगा। इस ऑप्शन ये है, ये सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, हाँ देखिए अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिक अवस्था चर नहीं है। तो ऊष्मागतिक अवस्था चर देख चुके होंगे आप कि ये जो
एक्चुअली में ऊष्मागतिक अवस्था चर वो होते हैं जो आदर्श गैस के नियम यूज होते हैं। इस बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाद्रो नियम, इनमें से जो भी भौतिक राशि आती है वो ऊष्मागतिक चर कहलाती है। इसमें से देखें दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा, तो इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ये वाला जी। दाब ऊष्मागतिक चर है, आयतन भी ऊष्मागतिक चर है, ठीक है, और ऊष्मा भी, आयतन भी, ये वाला ऊष्मागतिक चर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन SI पद्धति का मूल मात्रक नहीं है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बनता है ना। मतलब इसमें ये बताना है कि SI पद्धति का जो मात्रक, मूल मात्रक कौन नहीं है। देखो मीटर लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम जे द्रव्यमान का मात्रक होता है, अभी केल्विन ताप टेम्परेचर का होता है, जे कूलाम ये आवेश का मात्रक, आवेश सीधी से जो आवेश है आवेश, यदि बात करें आवेश की तो चार्ज मूल राशि नहीं है। ठीक है, इसलिए जो इसका मात्रक कूलाम है तो मूल मात्रक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका जी वाला सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, यदि बल F बराबर 2I कैप, यहां कैप लगा सकते हैं ऐसा, 2I कैप इकाई तथा विस्थापन D बराबर, यहां माइनस था कोई दिक्कत, 3J कैप इकाई है, ठीक है, तो कार्य होगा। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल तरीके से इसको देखेंगे, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप देखें जो वर्क होता है, वर्क कार्य बराबर इस तरीके से होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होता है। ठीक है, तो बल कितना दिया गया है, 2I कैप इंटू ये दिया गया है 3J कैप, -6 आ जाएगा, I कैप इंटू J कैप। आप जानते हैं कि हमने ये पढ़ाए थे I कैप J कैप 0 होता है, यानी कि I कैप डॉट I कैप 1 होता है, J कैप डॉट J कैप 1 होता है, K कैप डॉट K कैप 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा, तो आएगा 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, किसी घर्षण रहित अनंत तल, यानी कि अनंत तल लिखा है, तल के शीर्ष से एक गेंद को छोड़ा जाता है तो गेंद की गति होगी। ठीक है, समझिए, तो इसमें घर्षण रहित लिखा, घर्षण रहित, घर्षण रहित, इस पर पूरे क्वेश्चन का जवाब निहित है। तो इसमें लिखा घर्षण रहित। सबसे पहले जब अपन बॉल को फेंकती है तो बॉल तो करती है लौटने गति, जैसे कोई बॉल है इस तरीके से, यहां से बॉल ऐसे लौटने गति करती है, लौटने घर्षण, ठीक है, परंतु घर्षण रहित है, इसलिए लौटने ना होकर के, जो ऑप्शन ना होकर के जी हो जाएगा सर्पी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस, नेक्स्ट है, हाँ, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है या होगा। ठीक है, तो ये जल के टेम्परेचर दिए गए हैं, देखा जाए तो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व ज्यादा हो, किसमें ज्यादा होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व ज्यादा होता है। वजह क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जल के अणु हैं ये पास पास होते हैं ज्यादा, इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही है, 60 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, देखिए, हाँ, किसी अणु की प्रत्येक कंपन गति गैस की आंतरिक ऊर्जा कितनी हो, हाँ, क्वेश्चन ये है, किसी अणु की प्रत्येक कंपन गति
गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना ऊर्जा का योगदान होता है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का पेज नंबर 256, ठीक है, इसमें दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 20 से उठा लिया गया है एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। यहां लिखा कंपन गति, यदि लिखा होता स्थानांतरित गति लिखा होता, यदि स्थानांतरित गति लिखा होता तो इसका आंसर होता 1/2 केवीटी। ये था आंसर। कब? जब कंपन गति की जगह स्थानांतरित गति लिखा हुआ। अब यहां लिखा कंपन गति। कंपन गति का सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कोई ये वायर है, इसको हमने खींच दिया, ये दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, इसको हमने खींच दिया तो इस तरीके से कंपन होने लगेगा, ठीक है। तो ये जितना उस साइड जाएगा इतना इस साइड जाएगा, यानी कि आवर्ती गति होगी। आवर्ती गति में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, दोनों तरफ गति हो रही है, ठीक है। तो इससे कट जाएगा तो आंसर जाएगा केवीटी आएगा आंसर इसका, केवीटी। कौन सा ऑप्शन सही है? जी वाला, केवीटी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एम्पियर विद्युत धारा का, कैंडेला इसका मात्रक होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है। केल्विन ये टेम्परेचर का है। न्यूटन है फोर्स, बल, एफआरसी फोर्स यानी कि बल। पहली बात तो बल का मात्रक न्यूटन है, एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है, इसलिए ये आंसर सही होगा न्यूटन। ओके, देखिए अब अगला है, आराम से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए समझिए, क्वेश्चन है नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा। उससे कहने का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन है नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी वेग, कि कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है, उसका परिणामी वेग कितना होगा, ठीक है, उसका परिणामी बल कितना होगा। मेरे कहने का मतलब कोई वस्तु है, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट नियत वेग से चल रही है, इस पर जो परिणामी फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, कितना होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स है इसका 0 होगा, कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखें, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। संवेग परिवर्तन, ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर dp/dt, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप देख पा रहे होंगे आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा, देखो पहला है त्वरण के वेग के बल के आवेग के, तो यहाँ फोर्स है तो बल के होगा इसका आंसर, जी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 अश्व शक्ति बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये एक्चुअली में पूछा गया है, वाट में पूछा गया, देख लेते हैं। देखो, एक अश्व शक्ति बराबर, देखो अश्व शक्ति को बोल सकते हैं हॉर्स पावर, ठीक है, एचपी। तो 746 वाट होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से ऐसा तो दिया नहीं गया है, वो 0.1 पूछ रहा है, तो ये कंफ्यूजन करने की या भ्रमित करने के तरीके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। एक हम आपको तरीका बता रहे हैं, तरीका ये है कि 0.1 लिखा है, तो 0.1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 एसपी में, हार्स पावर यानी कि अश्व शक्ति, तो 0.1 एसपी आ जाएगा। तब आपने 0.1 का मल्टीप्लाई एलएचएस में कराया है, तो आरएचएस में भी कराना पड़ेगा। देख लीजिए, 0.1 मल्टी वाट, तो इसका आ जाएगा, एक 0.1 का मल्टी होगा तो हो जाएगा 7 वाट, 746 वाट। ये कैसे आगे देखिए, एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ, तो इसलिए एक अंक बाद लगा दिया हमने। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही? जी वाला, बी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं क्या? रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं।
तो रेखीय संवेग के आघूर्ण का सिंबल सास है। देखो इसमें पहला ऑप्शन है, जल्दी बताइए, बल युग्म, बल आघूर्ण, आवेग, कोणीय संवेग। तो इससे कोणीय संवेग, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव टी इज इक्वल होता है एल। तो यानी कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। इसका हो जाएगा टी इक्वल, एफ का होता है एम एल टी की पावर -2। इसके बाद यहाँ एल है, एल, तो एल से एल कट जाएगा, तो हो जाएगा एम टी -2। इनमें से कौन सा सही है, जे वाला। देखिए जे मैच कर रहा है, जे वाला, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेप का पथ होता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए तो कौन सा होगा, सररेखी, परवलयाकार, वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय। तो परवलयाकार आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, न्यूटन का मूल नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम। यानी कि वो पूछना चाहता है कि जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है। तो मूल नियम क्या है, जो फंडामेंटल रूल से कौन सा है, तो इसका दूसरा नियम मूल नियम कैसे कह सकते हैं कि ये, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखें, न्यूटन के द्वितीय नियम को मूल नियम क्यों कहते हैं, इसका एक लॉजिक, क्योंकि ये F बराबर ma की पुष्टि करता है, इसलिए इसको न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसलिए न्यूटन के द्वितीय नियम को मूल नियम कहते हैं। ये कैसे आ गया, आप देखते हैं कि F इक्वल होता है, ये होता है dp/dt, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं F इक्वल, जैसे अनुक्रमणानुपाती का स्थान हटेगा, कांस्टेंट राशि के आएगी dp/dt, ठीक है। तो देखिए ये जानते हैं, चूंकि P इक्वल होता है m इंटू वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। F किस कहते हैं, d/dt, P की वैल्यू हो जाएगा m इंटू वी, हो जाएगा k कहते हो, m बाहर निकल आएगा, dv/dt। वेग परिवर्तन की दर क्या त्वरण कहलाती है, F इक्वल k m इंटू हो जाएगा a। ऐसा ही पद्धति में k की वैल्यू 1 होती है, m इंटू a हो जाएगा। ऐसा ही पद्धति में k बराबर 1, इसलिए न्यूटन के द्वितीय नियम को मूल नियम कहते हैं। ये लॉजिक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो पहला है जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट। आपने अक्सर देखा होगा कार, वर्क, आपने सुना होगा जो कार ही ऊर्जा है, कार ही ऊर्जा है, ठीक है। तो कार का मात्रक ये जूल दिया है, अर्ग भी है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, ठीक है। तो इसलिए वाट इसका आंसर सही है, वाट नहीं है, ठीक है। वह शक्ति का मात्रक है वाट, ठीक है। यहां देखें क्वेश्चन है, वलय रिंग का द्रव्यमान केंद्र होता है। समझ गए होंगे, द्रव्यमान केंद्र पूछता है। ये द्रव्यमान केंद्र का सेंटर पॉइंट क्या है, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, ठीक है। तो ये वलय की बात कर रहा है, वलय, तो ये वलय है। देखिए वलय एक रिंग से आशय है, तो यदि मैं बात करूं तो ये जो वलय है इसका ज्यामितीय केंद्र क्या होगा, ज्यामितीय केंद्र का आशय ये है कि जैसे आप इसको इस सर्किल को बनाते होंगे प्रकार के माध्यम से,
तो प्रकार को यहाँ लगाते होंगे, तो इसका ये ज्यामिति केंद्र है। तो मैं बता दूं आपको, जो वलय होता है, वलय का जो ज्यामिति केंद्र होता है वही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। समझ में आ गया? क्या सुना आपने? वलय का जो इसका ज्यामिति केंद्र होता है, देखो वलय हो गया, गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, ऐसी आकृतियां हैं। तो जो इसका ज्यामिति केंद्र है वो इसका द्रव्यमान केंद्र है। तो आंसर कौन सा होगा? केंद्र पर, परिधि पर, परिधि के बाहर, इनमें से कोई नहीं दी, केंद्र पर। इसी यदि ऑप्शन यहाँ ज्यामिति केंद्र बोल सकते हैं, ज्यामिति केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस्पात इसका आंसर है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है जी क्वेश्चन अभी आया था, एक्सीलेंस में आया था। ठीक है, तो अक्सर बच्चों ने इसका आंसर ये किया था, जी वाला 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता है, ये तो आपको याद है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये बच्चों को अक्सर याद रहता है, सबको याद है। तो ध्यान न देते हुए, या फिर ऐसा कहते हैं कि ऑप्शन गलत है, तो कुछ बच्चे ऑप्शन अपने आप लिखाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नहीं, थोड़ा देखने का नजरिया देखें, सही करें तो सही हो जाएगा। हमसे पूछा है सेंटीमीटर में, तो इसी को चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सबको पता है क्या करते हैं? इसमें यदि हम 100 का मल्टीप्लाई करा दें तो पूरा सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब 100 को कैसे लिख सकते हैं भैया? 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा इसका 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? एक एंगस्ट्रॉम बराबर जी वाला सही होगा, जी वाला। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट है, वेग परिवर्तन का मात्रक है। क्वेश्चन को बहुत घुमाया है। कैसे घुमाया है? यदि वो ऐसा पूछ लेता कि त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन की यूनिट पूछी है उसने। सबको पता है मीटर पर सेकंड होती है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की। भाई ये तो बन गया आपसे, परंतु कह रहा वेग परिवर्तन। अब बच्चे क्या करते हैं, वेग परिवर्तन को वेग समझ लेते हैं, जो कि गलत है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यदि पेपर में वेग परिवर्तन आ जाए तो समझ जाना कि त्वरण क्या पूछ रहा है, त्वरण का नाम ले रहा है। ठीक है, तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका आंसर ये सही होगा, जी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है कहलाता है। ये क्वेश्चन आपने जड़त्व की परिभाषा पढ़ी होगी। ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। तो उनको सेम ये जड़त्व की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका आंसर जड़त्व सही है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? बात ये आती है कि ये परंपरागत और गैर परंपरागत क्या है। मैं थोड़ा सा बता दूं, परंपरागत वो होते हैं जो खत्म होने के चांस है, जिनमें पोल्यूशन होता है, और गैर परंपरागत जो खत्म होने के चांस नहीं है ज्यादातर, और इनमें पोल्यूशन नहीं होता है। इनमें से जो प्रकाश ऊर्जा है, ये आपका देखो ध्वनि पोल्यूशन, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा भी पोल्यूशन। इसके जो वायु ऊर्जा है, इसको थोड़ा सा ये भी, ये पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये भी ऊर्जा गैर परंपरागत है, परंतु इसमें सौर ऊर्जा ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर सही है इसका। ठीक है, देखें, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण समझ गए होंगे। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I = m × r²। m क्या द्रव्यमान है, तो इसमें क्या दिया गया है,
द्रव्यमान है कहीं पर। डिपेंडेंसी क्या है? किसी सूत्र में जो भी दिया गया हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जड़ता आघूर्ण का सूत्र होता है m×r²। ये सूत्र यदि याद है तो डिपेंडेंट यानी कि निर्भर पता चलता है और इसका मात्रक भी पता चलता है। ऑप्शन कौन सा? ये द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक श्यान है? देखो श्यान का सिंपल सा आशय है, एक आपने श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। श्यानता की अंग्रेजी होती है विस्कोसिटी। एक होता है श्यान बल। श्यान बल को विस्कस फोर्स बोलते हैं। ये विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है, यानी कि निम्न में से कौन सबसे अधिक श्यान है? तो एक मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता ज्यादा होगी, उसका विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनमें कौन से? जैसे वायु है, जल है, रक्त है, शहद है, तो शहद ज्यादा गाढ़ी होती है, इसलिए ये सही है। ठीक है, अगला देखें। हाँ, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? ये क्वेश्चन कई बार अभी यूज कर चुके हैं। ठीक है, मूल मात्रक साथ ही होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनमें से किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है, कैंडेला मूल मात्रक है, न्यूटन ये व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि बल का मात्रक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर, क्वेश्चन ये है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड में इक्वल ए वेक्टर माइनस जी वेक्टर मोड में दिया गया है तो ए और बी के बीच से कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये वाला सही 90 है, पर देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए, ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसा दिया गया है। हमें ए और बी के बीच का एंगल पूछा है कितना होगा। तो देखिए, इसको स्पीड से लगाते हैं। सबसे पहले आप बात ये कर देते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो होता है ए स्क्वायर, ऐसा भी होता है। यदि बात करूं ए वेक्टर, दोनों का मोड लगा दूं, हो जाएगा ए वेक्टर का मोड। ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इसका ए स्क्वायर भी होता है, ऐसा भी सही है, दोनों का सही है। इसका नॉलेज होना जरूरी है तो आगे बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। दोनों का वर्क करेंगे, जब वर्क करेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वर्क कर दिया। इसके बाद इसके ए प्लस बी वेक्टर का मोड प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर, इसका खोलेंगे माइनस 2 ए वेक्टर, इस तरीके से। इससे तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा इस साइड 4 ए वेक्टर बी वेक्टर को 0। यहां से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। जी आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये लंबवत होने की शर्त, दो सदस्यों के लंबवत होने की शर्त ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लंबवत है 90 अंश, इसका आंसर होगा 90। ठीक है, ये है, बस समझ में आ गई। नेक्स्ट है, रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन का लॉजिक ये है, तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन का तात्पर्य है कि रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सबको याद है। ठीक है, हाँ, अगला है, धनुष से छोड़े गए तीर में होती है। देखिए, यदि कोई तीर धनुष में अभी है, फंसा हुआ है धनुष में, ठीक है, तो इसमें रहेगी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी।
अब यदि ये धनुष से छूट जाता है तो यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि धनुष से छोड़े गए तीर, क्या छोड़े गए तीर, तो कौन सा होगा, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो कौन सा गतिज ऊर्जा जी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है, देखिए मैं बता चुका हूं, गोले का, घन का, घनाभ का, ठीक है, इस तरीके के जो द्रव्यमान केंद्र होंगे उसके ज्यामिति केंद्र पर ही होंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार, वो वलय का था, वलय का सेम है। ठीक है, अब यदि खोखला गोला आ जाता तो क्या करते, खोखला गोला, खोखला घन, खोखला बेलन, यदि खोखले की बात करेंगे तो इसका आंसर होता गोले के बाहर, ध्यान रखना। ठीक है, ठोस के लिए बात करता है तो अंदर होगा, केंद्र पर होगा, ज्यामिति केंद्र पर, यदि खोखला होगा तो बाहर होगा। हाँ, एक तार से भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य का सूत्र है। तो तार में हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, याद है आपको, ये तार है, मान लेते इसकी लंबाई स्मॉल एल है, थोड़ा सा, ये तार है, स्मॉल एल लंबाई का तार है। ठीक है, तो कैपिटल एल लंबाई का तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ये यहां पर mg भार लटकाते हैं, क्या करते हैं, mg भार लटकाते हैं, तो इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है। तब इसमें इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी, टोटल एनर्जी निकाली थी, U बराबर निकाली थी हमने, याद आया आपको, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, विकृति गुणे आयतन, ये इसका सूत्र था। तो यही जो ऊर्जा है, हमने कहा था यही किया गया कार्य इसकी प्रत्यास्थ इस स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा, तो यही एनर्जी है, यही कार्य है। तो इसको निकाल लेते हैं, U बराबर 1/2, प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, जानते, प्रतिबल का सूत्र होता है F/A। ठीक है, और विकृति का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल था, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है। अब यहां देखिए, आयतन, क्षेत्रफल में लंबाई को गुणा करने से आयतन बन जाता है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो यहां देखिए, इससे ये कट जाएगा और इससे z कट जाएगा, तो यहाँ 1/2, ये F क्या है, यहाँ F mg भार है, mg। ठीक है, तो mg, ये L बचा स्मॉल l, तो ऑप्शन कौन सा सही है, कौन मैच करा, 1/2 mgl, इसका ये हो जाएगा जी वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला फर्स्ट नंबर सही है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस अवधारणा को किसने बताया था। ठीक है, तो इस जैसे आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको केपलर याद आया होगा, केपलर नहीं है, जबकि ये कथन न्यूटन ने बताया था। केपलर ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, वो क्या होता है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो उसके संबंध में केपलर ने नियम जरूर दिए थे, परंतु इसका आंसर ये न्यूटन जे वाला सही है। नेक्स्ट देखें, हाँ, क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, क्या सुना आपने, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। ये बहुत बार, ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, सभी स्कूलों में। ठीक है, देखिए, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, इसे ऑप्शन है विस्थापन, दूरी, चाल, समय। जे लीजिए, यहां से ये कोई कण है,
बिंदु ए पर है, ए कोई कण बिंदु ए पर है, यहां चलना स्टार्ट करता है, लीजिए यहां आया, अब ये इस तरीके से यहां से ऐसे चल के यहां आ गया, यहां पर अभी गतिमान है, यहां पर आ गया, देखिए हाँ। तो कुछ ना कुछ दूरी हुई, कुछ ना कुछ दूरी तय की इसने, ठीक है। तो दूरी तो शून्य नहीं हो सकती, चाल कुछ स्पीड से गया था, चाल भी है, समय भी लगा यहां से आया, परंतु यदि ये यहां से इस तरीके से ऐसे यहीं आ गया तो विस्थापन शून्य हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर विस्थापन होगा, ये दोनों गलत है, ठीक है, बस समझ आ गई। हाँ, विभिन्न द्रव्यमान की अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है। इससे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये है कि विभिन्न द्रव्यमान की कोई वस्तुएं हैं, ऊंचाई से ऐसे फेंक देते हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो इनमें से कौन सी राशि भिन्न होगी उनकी, भिन्न भिन्न राशियों की। सबसे पहले समझते हैं, जब हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में संबंध पढ़ाया था, आपको याद है। तो इसमें हमने बताया था कि एक भारी वस्तु एक छोटी वस्तु को ऊपर से यदि गिराते हैं तो दोनों वस्तुएं सेम अवस्था में आती हैं, सबको पता है, एक ही टाइम पर गिरेंगी, एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु, ठीक है। परंतु इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा है इसने कि परिवर्तन में इसका देखो वेग तो दोनों का सेम होगा, द्रव्यमान अलग अलग है, तो संवेग बराबर सूत्र होता है P बराबर m इंटू वी। दोनों का वेग सेम है, m अलग अलग है, तो मान भी अलग आएगा, P का मान अलग आएगा ना, संवेग का मान अलग आएगा, नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर संवेग सही है। समय भी सही है, एक ही समय में गिरेगी, त्वरण भी जी का मान सेम रहेगा, वेग भी स्पीड भी वही रहेगी, परंतु द्रव्यमान जब अलग है तो इसका संवेग भी अलग होगा, इसी लॉजिक है, ठीक है। आगे देखें, हाँ, पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कच्ची चाल। ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको याद आया होगा, याद आया, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे याद आया होगा, हमने क्वेश्चन करवाया है, उपग्रह की कच्ची चाल का व्यंजक, उपग्रह की कच्ची चाल का व्यंजक। तो उपग्रह की कच्ची चाल का व्यंजक है V0 अंडर जी आर, याद आया, जी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ V0 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर V0 कर लेंगे ऐसे जी, तो ऑप्शन ये वाला सही है जी। हाँ, क्वेश्चन है, साधारण ताप पर प्रत्येक ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आ भी गया, इसका आंसर ये वाला है, ये वाला, ठीक है। आगे देखें, हाँ, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, ये भी एक एथेंटिक वैल्यू है, सबको याद होगी, ये वाला इसका जी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण का मान होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक इनमें से प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वस्तु को बहुत ज्यादा दूर तक फेंकना है, कि वस्तु बहुत दूर गई, मतलब क्षैतिज परास ज्यादा हो, तो किस एंगल से फेंका जाए, तो 45 अंश, 45 अंश के कोण से फेंका जाए तो वस्तु सबसे ज्यादा दूर गिरती है, जी लॉजिक है इसका, ये सही है 45, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, अर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वाट नहीं है, दोबारा क्वेश्चन हो चुका है ये बार। हाँ, जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक, देखिए जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है भैया m इंटू आर स्क्वायर, तो m का किलोग्राम, r का मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है, फॉर्मूला से देख लेंगे। अगला है, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, क्या सुना, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, इसका ये है प्रक्षेप बिंदु की स्थिति पर, पलायन चाल, पलायन वेग
स्केलेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ, एक बार क्वेश्चन हो चुका है इस्पात। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक। क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी जो पदार्थ, यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनकी आयतन वृद्धि हो जाती है, पदार्थों को गर्म करने पर जिनके आयतन में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। तो कौन सा ये वाला बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, ये तो सही है एस, इसके विस्थापन, ठीक है। इसे कैसे पता चलता है, हमने आपको जो न्यूटन के समीकरण यानी कि गति के समीकरण पढ़ाए थे, ठीक है। एस बराबर ut 1/2 AT स्क्वायर, यानी कि ग्राफी विधि से बताया था समीकरण, इससे आया है, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित, ये तो क्वेश्चन एक बार करवा चुके, ठीक है, परंतु इसका ऑप्शन अलग अलग है इसमें, ठीक है। जिनका ये इसका 90 हो रहा है ना, इसलिए सही है। हाँ, नेक्स्ट है, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त नहीं करता, तो व्यक्त करता है, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन क्या, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, बल को, द्रव्यमान को, संवेग को, यानी कि इसका आंसर संवेग होगा, ठीक है। हाँ, कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक, कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक, तो कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक, इससे जड़ता आघूर्ण से संबंध है इसका, ठीक है। तो कोणीय संवेग को इस तरीके से, यहां से इसका आंसर आएगा इस तरीके से, ठीक है। इस सूत्र से लगेगा, इसमें इसका मान रख लेंगे अपन, इसका मीटर इंटू m इंटू आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/सेकेंड, ठीक है। तो इससे आ जाएगा इसका आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि यही जूल का होता है यहाँ से, तो इसका आंसर ये वाला सही होगा, जूल इंटू सेकेंड, इससे आएगा इसका आंसर, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर तुल्य होता है, ये सरल है। 273 में 20 जोड़ देंगे तो जाएगा 293 हो जाएगा, 293, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी सेकेंड दोलक का दोलन काल होता है, ये तो सबको पता है 2 सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार आपने ये 50 क्वेश्चन थे। अब यहां से एक वाक्य में उत्तर आते हैं, तो आप देखिए सबकी आंसर लिखी हुई है, देखिए सबकी आंसर लिखी हुई है, तो ये सबको पढ़ लेना है, ठीक है। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन 1 वर्ड्स क्वेश्चन दिए गए हैं, जितना हमने बताया है इसको अच्छे से सीख लें, वीडियो को अच्छे से देखें, यदि समझ में नहीं आता तो इनको लिख भी लें वीडियो को पुश करके, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, और भी एक मोस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि हम व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो उस पर आप व्हाट्सएप नंबर ऐड हो, और टेलीग्राम पर इसकी जो पीडीएफ है वो हम डाल देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।